डॉक्टर साहब, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है कल तलब किया गया और अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों ने इस इजलास में शिरकत का फैसला किया है। वो जी बरतानवी फ़िलासफ़र थे बर्ट्रैंड रसल, तो उनका एक बड़ा मशहूर मक़ाला है कि वॉर डजंट डिटरमाइन हु इज़ राइट, ओनली हु इज़ लेफ्ट। राइट कौन है ये फ़ैसला जंगें नहीं करती, बल्कि कौन बच गया, हु इज़ लेफ्ट, ये फ़ैसला करती हैं। तमाम दुनिया और पाकिस्तान बड़ी जंगों की तरफ, बड़ी झड़पों की तरफ, बदतरीन अंदरूनी सोजिशों की तरफ बढ़ रहा है। और एक लहर जो 48 घंटे या 72 घंटे या जारी रही पूरे मुल्क में, और मुख्तलिफ़ मकामात पे बड़े छोटे हमले हुए, झड़पें हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और दहशतगर्द जो अटैक कर रहे थे, ये तो वो है जो सामने आए। इससे हट के ज़ाहिर है बहुत से ऐसे वाक़यात हुए होंगे जो सामने नहीं आए, जो इंटेलिजेंस के हवाले से कामयाब हुए होंगे। लेकिन एक अफरा तफरी है, और ये ज़हन में रखें कि जो खामोशी आती है, वो कहते हैं ना पीस क्या है, पीस ये है कि दो जगहों के दरमियान का जो वक्फा है उसको अमन कहते हैं, ये एक बात भी कही जाती है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि वो पूरे मुल्क में एक वेव आई और उसके बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो रही, और तकरीबन तमाम मुल्क के शहरों में या सूबों में, शहरों में तो नहीं, सूबों में टारगेट किलिंग्स भी हुई, अगवा किया गया, लोगों को कत्ल कर दिया गया, ज़ख्मी हैं बेशुमार। तो ये जो है, ये मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इंतहाई गैर मामूली हालात हैं मुल्क में, और ये एक सोजिश कह लें इसको, या इसको जैसे भी जो भी नाम दें, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बढ़ेगी। ये मैं बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ, मैं इसको दोबारा इंडोर्स कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें सामने अब आ रही हैं। ये चीज़ें, ये मामलात और बढ़ेंगे, तो उसमें गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने का वक्त है। जो कौमें, जो मुल्क, जो अफराद, जो लोग इस वक्त गैर मामूली फ़ैसले नहीं करेंगे, वो मारे जाएंगे। ये मतलब हकीकतन मारे जाएंगे बीच में, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेंगे कि यार अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको पता ही कुछ नहीं कि क्या पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है। और जो होने जा रहा है वो कहीं ज़्यादा, मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन एक उसकी सूरतगरी ऐसी है कि वो बुरा ही होने जा रहा है हर तरफ। अब गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले करने हैं। अब ये जो कल का इजलास हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये अब इसे कतई नज़र कि उसमें कौन से रहनुमा आ रहे हैं, कौन से रहनुमा नहीं आ रहे, उससे कतई नज़र ये इसके जो फैसले हैं वो बहुत अहम होंगे। या शायद ये वो मौका होगा कि अगर तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स किसी बात पे आमादा हो जाते हैं और कुछ बड़े फैसले कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, मुज़म्मती बयानात नहीं, फैसले भी नहीं, फैसलों पे अमल दरामद। एक होता है फैसला कर लिया मैंने, मैं सोच रहा हूँ, फौरी तौर पे एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सोशल अनरेस्ट और इंतहाई गैर यकीनी की कैफियत, दहशत गर्दी, और ये फॉग ऑफ वॉर में पता भी नहीं चल रहा कि कौन से लोग हैं। आम लोगों को तो नहीं पता चल रहा, बम धमाका हो गया, सड़कें बंद हैं, ये सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि कल जो है वो कोई ऐसे फैसले होंगे जो मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, वो उनमें कुछ होगा, कोई स्टेप्स उठाए जाएंगे ऐसे जिससे हम इससे, क्योंकि इनमें मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इसमें से अक्सरियत मैन मेड क्राइसिस है। मैन मेड क्राइसिस ही नहीं है कि वो, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे मामलात हैं कि वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और आप सबकी बातें सुनेंगे तो आपकी सबकी बातों पे वज़न भी नज़र आएगा कि हाँ ये भी शायद गलत था, और इससे भी गलती होगी, तो इससे भी गलती होगी। तो वक्त होता है कि आप फिर सारी चीज़ों को क्लोज करके बैठ के देखते हैं कि भाई आगे कैसे निकलना है। सबसे गलती होगी, मान ली, आगे कैसे निकलना है। तो आगे निकलने का रास्ता जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल सामने आएगा, क्योंकि इंतहाई गैर यकीनी और गैर मामूली हालात पैदा होने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में, हफ्तों में। और एकदम तो जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है कि वो गज़ा में जंगबंदी करवा देगा, या यूक्रेन में जंगबंदी करवा देगा, या जो कुछ रेड सी में हो रहा है उसको रोक देगा। लेकिन यह है कि कम से कम काबू तो किया जा सकता है, चीज़ों को रोका जा सकता है एक जगह पे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो कल का इजलास जो है, हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि उससे कोई ऐसे फैसले सामने आए जो बेहतरी की तरफ है। लोगों में सकत नहीं है। अब
दूसरी जो बात है वो ये है कि जंगें फैल रही हैं, झड़पें फैल रही हैं, और ये तमाम यूरोप को जैसे कहते हैं ना इनगल्फ कर रही हैं अपने अंदर। यूरोप से शुरू करते हैं तो इनगल्फ कर रही हैं, यानी मुल्क जो है उसमें इत्तेहाद टूट रहे हैं, मुल्कों के अंदर जो है वो बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क जो हैं वो अपने बॉर्डर्स को बंद कर रहे हैं, मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से जो पहले से लोग मौजूद थे, आप सोचें जो जिनके ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट्स थे, ग्रीन कार्ड्स थे अमेरिका के, वो कैंसिल हो रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। अच्छा, उस अफरा तफरी में कल जो है एक टेलीफोन कॉल होने जा रही है 18 तारीख को, और वो टेलीफोन कॉल बड़ी अहम है, और वो होने जा रही है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। और ये जो टेलीफोन कॉल है, इस कॉल में यकीनन जो यूरोप के रहनुमा हैं या नेटो के दीगर रहनुमा हैं, वो इस पूरे अमेरिका और रशिया के सदूर के दरमियान जो टॉक्स होने जा रही हैं उसके वो उनको बाहर रखा गया है। इसमें ज़ेलेंस्की भी नहीं है, यानी ये डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान एक बात होने जा रही है जी। अच्छा, अब इसमें क्या, उस बात के नतीजे में क्या होगा? 4-5 बातें जो हैं वो ऐसी जो कि ऑलरेडी मानी जा चुकी हैं प्रेसिडेंट पुतिन की। एक बात तो ये है कि नेटो के अंदर यूक्रेन शामिल नहीं होगा, ये नेटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कह दिया। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि ईयू का या नेटो के किसी रुकन मुल्क का कोई फ़ौजी यूक्रेन की सरजमीन पर नहीं होगा। ये बात अमेरिकन ने तो मान ली, लेकिन क्या यूरोप में इस्तात है कि वो बग़ैर अमेरिका के बरतानिया या जर्मनी या फ्रांस या दीगर कोई मुल्क अपनी फ़ौज वहाँ भेजे? मेरा ख्याल है नहीं। और ये उन मुल्कों के अंदर ख़ुद भी एहसास पैदा हो रहा है कि क्या हम, क्योंकि ये जितने मुल्क हैं यूरोप के या बरतानिया, यूरोप में ज़ाहिर ईयू में नहीं है, बरतानिया तो अलग बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सारा जो खर्च होता है इन मुल्कों में, ये एक तरह से वेलफेयर स्टेट्स हैं। ये वेलफेयर स्टेट्स हैं, इनके यहाँ हेल्थ, इनके यहाँ एजुकेशन, इनके यहाँ सोशल सर्विसेज, सिक्योर, इस तरह से ये अपना फ़ंड खर्च करते रहे हैं। मतलब इन्होंने, आप इनके यहाँ जाएँ तो इन हॉस्पिटल्स में रिसर्च हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे लोग, मतलब ये जंगों के अंदर जो है ये अपना पैसा नहीं खर्च किया इन्होंने। पहले चंद सालों में ये किया कि अपनी फ़ौजें भी कम कर लीं, फ़ौजें भी कम करके और अलामती तौर पे फ़ौजें रखी। लेकिन ये कि आप अगर कहीं ट्रैवल करें यूरोप के अंदर तो आपको फ़ौजें वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, वहाँ पर आपको पुलिस नज़र आ जाएगी, सिक्योरिटी नज़र आएगी, सब कुछ, लेकिन ये बॉर्डर्स खुले हुए हैं तो लोग बड़े अपने होता है ना कि वो, तो अवाम जो है वो उसके लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत। और ये अगर हम देखें कि आम ये फिफ्थ स्लाइड अगर हम देखें कर्टसी फाइनेंशियल टाइम्स, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि यूरोप ने किस तरह से अपनी फ़ौजों में कमी की है, और वो गुजरे कई सालों में एक ग्राफ नीचे जाता रहा है। जर्मनी ने भी अपनी फ़ौजें कम की हैं, फ्रांस भी अपनी फ़ौजें कम करते करते नीचे ले आया है, उसके बाद बरतानिया भी कम करता गया है, जर्मनी भी, ये फ़ौजें अपनी कम करते रहे हैं। मतलब इनको, ये जंगों में नहीं जाना चाहते, इनके आप जाएँ लोगों से बात करें तो ये बिज़नेस की बात करेंगे आपसे, ये आपसे बात करेंगे कि जी यहाँ पर चैरिटी के काम होने चाहिए। बरतानिया में, यूरोप में ये बहुत ज़्यादा चैरिटी के काम होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज कैसी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि यानी जो सोशल, अच्छा फिर उनके बाद जो नौजवान हैं उनसे बात करें तो वो जो है वो ज़ाहिर है कि अब इसमें कि टेक की तरफ हमने जाना है, हमने पढ़ना है, स्किल सीखने हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जाना है और तेज़ी से आगे जाना है। अब ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा यूरोप के लोग जो हैं वो डिपेंड नहीं करेंगे आगे अमेरिका की तरफ। एक तो अमेरिका ने रास्ता खोल दिया है कि भाई जिसने यहाँ पे आना है यहाँ आ जाए और बिज़नेस करे, लेकिन हर नौजवान जो है यूरोप का, वो इस वक्त अमेरिका जाके गोल्ड कार्ड लेके और बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता। स्टार्टअप्स का दौर भी ख़त्म हो गया, अब स्टार्टअप्स का भी अब वो नहीं है कि जो स्टार्टअप कोई आइडिया आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो एक बूम आया था ना इसमें स्टार्टअप्स में कोविड के आगे पीछे, वो ख़त्म हो चुका है स्टार्टअप्स में। कोविड तो अभी है कि वो खाली वहाँ जाके क्या करें। अच्छा, कोडिंग सीखें तो कोडिंग भी ख़त्म आ गई, तो चाहे एप्लीकेशंस बनाते हैं एप्लीकेशंस भी आ गई, तो वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट भी, तो रिमोट काम भी ख़त्म हो रहे हैं ग्रेजुअली। और तेज़ी के साथ अब टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ गई है 2 सालों में, तस्वर भी कोई नहीं कर सकता था। मूर्स लॉ को भी देखें तो 18 महीने वाली कहानी भी पीछे रह गई। अब वो लोग नहीं चाहते कि हमारा पैसा खर्च हो जंगों पे,
तो अब जंगों पे पैसा अगर खर्च नहीं होगा तो सवाल ये है कि फिर वो यूक्रेन अपनी फ़ौज कौन भेजेगा? बरतानिया भेजेगा? नहीं, बरतानिया में पब्लिक कंसेंसस तो इवन इराक वॉर में भी नहीं था, उस वक्त भी एंटी इराक वॉर सेंटिमेंट चल रहे थे, हालांकि उस वक्त अमेरिका साथ था। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो ना अमेरिका साथ है बरतानिया के और ना यूरोप साथ है, यानी ईयू से भी बाहर है वो बरतानिया। तो बरतानिया के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारे मामलात, और फिर वहाँ पे जो यूरोप के अंदर हालात पैदा हो रहे हैं, ज़ाहिर पूरी दुनिया मुतासर होगी और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और दीगर ममालिक शामिल है। अब कल की जो टेलीफोन कॉल है वो होगी प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। ज़ेलेंस्की इसके बाहर हैं इसे मुकम्मल तौर पर, और 3-4 बातें तो पहले मानी जा चुकी। एक तो ये कि 2014 के बॉर्डर्स वापस नहीं मिलेंगे यूक्रेन को, लेकिन कितने बॉर्डर्स मिलेंगे ये भी तय नहीं हो सका। तो गालिबन कल की गुफ्तगू में जो मेरा ख्याल है कि कोई फैसला नहीं हो पाएगा उस वक्त तक, जब तक कि ज़ेलेंस्की इस बात पे आमादा नहीं हो जाते, जो कि पुतिन की शराइत हैं। यानी हो सकता है कोई फैसला हो जाए कल, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गालिबन ये है कि वो एक तो ये है कि रशिया जो कर्स का इलाका तो ले गया वापस। एक रशिया की डिमांड ये है कि यहाँ पर कोई फॉरेन ट्रूप्स नहीं आनी चाहिए, ना ईयू की ना नेटो की पीस कीपर्स नहीं आने चाहिए। फिर यह है कि इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इनकी फ़ौज कम कर दी जाए यूक्रेन की, ये न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और ज़ाहिर है स्विट्ज़रलैंड ही सोच रहा है कि हम एक न्यूट्रल मुल्क थे, हम क्यों नेटो की तरफ गए और क्यों हम गए। स्विट्ज़रलैंड तो यानी कई दहाइयों से एक अपने आप को उसने न्यूट्रल पोजीशन रखी हुई है, लेकिन यह है कि वो बहरहाल इस जंग में ये हुआ कि उसकी पोजीशन न्यूट्रल कर दी जाए, फ़ौज भी कम कर दी जाए। फिर ये कि वहाँ पे ज़ेलेंस्की को हटा के नई क़यादत लाई जाए। ये सारे प्रेसिडेंट पुतिन की डिमांड्स हैं। हो सकता है कुछ डिमांड्स को सुने, क्योंकि डिमांड्स तो पहुँच गई स्टीव वित्कॉफ के थ्रू और जो बाकी लोग हैं उनके थ्रू पहुँच गई। लेकिन ये कि फौरी तौर पे कोई अगर एग्रीमेंट होता है या ये कि दोबारा बात करते हैं, तो इस दोबारा बात करने के दौरान ये होगा कि रशिया तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और मज़ीद जगहों पे मुझे नहीं पता वो कीव तक पहुँचते हैं कि नहीं, लेकिन ये कि यूक्रेन काफ़ी यूक्रेन इज़ फॉलन, यूक्रेन जो है वो उसके मज़ीद इलाकों पे वो कब्ज़ा रशिया कर लेता है। या तो फ़ौरन सीज़ फायर हो जाए, फिर फ़ौरन सीज़ फायर तो तब होगी ना जब कि यूक्रेन भी मानेगा इस पर। तो यूक्रेन पता लड़ रहा है, उन्होंने 2 मिसाइल मारे, अच्छा उन्होंने कहा 5-6 दिन बाद दोबारा बात करते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मेरी तरफ दावत कबूल कर लिए कर ली। ये जो 10-12-15 दिन होंगे, इस दौरान फिर जो है वो अगर इन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए फ़ौरी तौर पे ज़ेलेंस्की ने, या सरेंडर नहीं किया, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो उनका जो पैगाम उन्होंने सोशल ट्रूथ पे जारी किया था, तो उसके ऊपर जो है उस पर तो उन्होंने लिखा था कि कर्स के इलाके में हज़ारों लोगों को घेर लिया है रशिया की फ़ौज ने और बराए करम उनकी जान बख्शी की जाए, उनको मारा ना जाए। तो गालिबन कल इसमें इस फ़ोन कॉल के नतीजे में यूरोप साइडलाइन हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, नेटो भी साइडलाइन हो जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात होगी प्रेसिडेंट पुतिन से। कल का ये दिन फिर इंतहाई तारीखी है। क्या उसमें दोनों मुल्क मान जाते हैं, यूक्रेन नहीं मानता, या यूक्रेन को कहा जाता है कि आप यहाँ तशरीफ ले जाएं और इस पर साइन करें आके। तो कल ये बात होगी, इसमें अमेरिका भी नहीं। और अगले हफ्ते आप ये देखें ना कि बरतानिया ने बुलाया हुआ था चीफ्स का, आर्मी चीफ्स का एक इजलास बुलाया हुआ था, लेकिन वो भी बेअसर हो गया कि आज भी जब बात ऊपर हो जाएगी पुतिन की और ट्रंप की कल, तो फिर उसके बाद यूरोप के मुल्क क्या करेंगे। तो ज़्यादातर मुल्क इनमें से कोई तैयार नहीं है, ना मदद देने को, फौजी इमदाद देने को यूक्रेन की कोई तैयार नहीं है, ना अपनी फौजें भेजने को तैयार नहीं है। बातें बड़ी ज़बरदस्त कर रहे थे कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन ट्रंप किसी प्रेशर में नहीं आए और वो रशिया से कल डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान ये तो हो गया ना एक मामला। इसी दौरान बहुत बड़ी तादाद में जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो ये सोच रही हैं कि हम आके, और यूरोप के अंदर भी, कि जंग ख़त्म हो जाए और हम रशिया में फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें। ये बात जो है ये प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि नहीं, वापस आएंगे तो उनको जुर्माना तो सज़ा तो भुगतेंगे, ऐसे तो हम नहीं आने देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो वेलकम करेंगे अगर उनके अमेरिकन और यूरोपियन जो बड़ी मल्टी नेशनल्स हैं वो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करती हैं। तो एकदम से पूरी दुनिया का वो जो नक्शा है इस वक्त वो अजीब सी सूरत हाल में चेंज हो जाएगा और प्रेशर आएगा बड़ा शदीद यूरोप के ऊपर। यूरोप के ऊपर प्रेशर आएगा। अमेरिका में भी रिसेशन शुरू हो गया ना, अमेरिका में भी तो प्रेशर आ रहा है बड़ा शदीद। वहाँ पर बेरोज़गारी, रिसेशन में वो चले गए हैं, वहाँ पर भी महंगाई और टेरिफ्स के नतीजे में कहीं से कहीं चीज़ें पहुँच गई हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिन का ये इशू है, कुछ दिन के बाद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ दिन कितने दिन होते हैं, कितने हफ्ते, कितने महीने, कौन सा आदमी सर्वाइव करता है, नहीं सर्वाइव करता, वो उस वक्त की बात है। अब ये कि ये बर्गर किंग और मिस्टर बर्गर और मैकडोनल्ड्स और ये सारे जो हैं ये जाना शुरू हो जाएंगे रशिया में। लेकिन क्या रशिया को इनकी ज़रूरत है? ये भी तो सवाल है ना, क्या रशिया को इनकी ज़रूरत है? रशिया ने तो सर्वाइव कर लिया सारी सैंक्शंस में, तो ये मेरे ख्याल से रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के लिए विन विन सूरत हाल है।
दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़ाहिर वो दावत देंगे, या वो दावत देंगे फ़ोन पे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या वो दूसरा दावत देगा। एक फरीक तो दावत देगा ना अपने मुल्क दौरा करने की, हम मिलते हैं किसी जगह पे, मुलाकात करते हैं, तो वो मुलाकात भी तय हो जाएगी कि वो कहाँ होनी है, एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में होनी है, मुल्कों में होनी है, या किसी तीसरी जगह पे होनी है। प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई मसला नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई मसला है ही नहीं कि वो मॉस्को फ्लाइट लेके चले जाएं, और ना ही ये इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन को होगा कि वो सीधा जाएं वाइट हाउस में और एक आराम से साथ बैठ के गपशप लगाएं दोनों। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या होने जा रहा है, और ये वो जो जंग छिड़ी थी उसका ख़ात्मा होने जा रहा है। इसी दौरान जो एक जो यूरोजिस्ट के नाम से एक यूरोप का इंटरनल एक ग्रुप है, अदालती निज़ाम उनका इंटरनल है, और उसमें यह है कि जी उसमें यूरोप जैसे है ना, ये आईसीसी है, मतलब उसमें यह है कि यूरोप में 2002 में ये हुआ था कि यूरोप के अंदर ही मुकदमात जो हैं इंट्रा मतलब एक बॉर्डर्स के दरमियान, रियासतों के दरमियान सुने जाएँ, तो उन्होंने वो एक तहकीकाती ग्रुप कायम कर दिया था, तफ्तीशी या तहकीकाती ग्रुप, कि 2022 में जब जंग छिड़ी थी तो उन्होंने इसमें कहा था कि जो पुतिन और उनके अलाइज मुल्क हैं, जो नॉर्थ कोरिया और बेलारूस और ईरान और सारे उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ जंगी जराइम और ये जाहिरियत और ये इंसानी हकूक़, इसके हवाले से तहकीकात होंगी, सब कुछ होगा। अमेरिका ने उससे भी अपने आप को अलग कर लिया। अमेरिका ने मैसेज भेज दी यूरोप को कि हम इसका हिस्सा नहीं है, ये जो, और साथ ही आप देखें ना पुतिन के कहने पर कितकलॉफ को भी हटा दिया, पुतिन के कहने पर सारी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस जंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जंग क्या फ़ौरन कल ही ख़त्म हो जाएगी? जितने दिन ये 2-4 दिन 5 दिन मुलाकात, मुआहिदा, सीज़ फायर एग्रीमेंट, ये वो जितना वो तेज़ी के साथ इस दौरान जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन, और यहाँ पे क्योंकि विल ख़त्म हो गई है यूक्रेन के अंदर, लोग लड़ने के उसमें नहीं रहे कि लड़ें तो कैसे लड़ें, और शायद ज़ेलेंस्की इसमें रिज़ाइन कर दें। ये वाक़या कल होने जा रहा है।